Good morning, plus one class. Today we'll start with unit number 4, that is chemical bonding and molecular structure. So in this unit we discuss about the bond that exists between the different type of compound, different type of molecules, and basically their structure, their molecular structure. So firstly discuss about the chemical bond. What is a chemical bond? As we know that mostly atoms do not have their independent existence, they combine to form a molecule. Except for noble gases, now they are independent. There is an independent existence. Otherwise, maximum atoms they are not stable. That's why they combine together to form a molecule. ठीक है, तो जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे. ठीक है, तो एटम्स को होल्ड करने के लिए भी देयर डेफिनेटली देयर इज अ बाइंडिंग फोर्स. तो उस बाइंडिंग फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. Okay, then the binding force that holds together the different atoms in a molecule is known as chemical bond. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हो सकता है हमारे माइंड में कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन. वो कंबाइन क्यों करते हैं और मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, एटम स्टेबल क्यों नहीं होते. ठीक है, और जो बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन द इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं, दैट इज़ बाइंडिंग फोर्स को हमने नाम दिया है. ठीक है, इसकी नेचर कैसी है, व्हाट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स. ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को जो थे वो उसको सेटिस्फाई करने के सॉल्व करने के लिए फर्स्टली टू साइंटिस्ट Kozel and Lewis, they came together, they gave approach toward the concept of chemical bonding about how the bond is formed between the atoms. ठीक है, उसने इन दोनों ने मिलके सबसे पहले जो था अप्रोच किया. इन्होंने कहा कि हर एक एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इफ देयर इज़ नो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा. तो वही जो एटम है केमिकल कॉम्बिनेशन में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. क्यों करेगा? ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. ठीक है, और एज वी नो दैट इन सम केसेस इन स्पाइट ऑफ द ऑक्टेट वी टॉक अबाउट द डुप्लेट. हम बात करते हैं उनकी डुप्लेट के बारे में. जैसे कि मेरे पास लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है. अगर लिथियम की बात कहें तो कॉन्फ़िगरेशन अगर सिंपल वाली मैं लिखूँ 2 और 1. ठीक है, बेरिलियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 2. तो लिथियम जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसको देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना, ऐड करना, ये रिमूव करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, तो इस वजह से इन स्पाइट ऑफ कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट हम क्या करते हैं, हम इनका डुप्लेट कंप्लीट करते हैं. और डुप्लेट जो है, हम उन एटम्स का डुप्लेट स्टेबल माना जाता है जो कि अपने डुप्लेट में हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं. ओनली फॉर दोज एलिमेंट्स ना. तो लिथियम का अगर मैं डुप्लेट कंप्लीट करना चाहूँ तो इसको यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक आउट करना कि इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट ना. तो एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक आउट करके मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी. और जो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है, हीलियम की है. सिमिलर फॉर बेरिलियम. बेरिलियम के केस में अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रक आउट करती हूँ तो मेरे पास फिर से इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 2. और ये भी किसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल बन जाएगा, हीलियम के अकॉर्डिंग इक्वल बन जाएगा, जो कि स्टेबल है और नोबल गैस है. ठीक है, तो इन दोनों ने ये अप्रोच दी है कि an atom will combine or it will take part in the chemical formation only to complete the octet or duplet, and this rule is known as octet rule. ठीक है, the atom, तो इस रूल को डिफाइन हम कर सकते हैं. the atoms of different elements take part in chemical combination in order to complete their octet or duplet in some cases. Duplet is only in some cases like hydrogen. हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, तब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है, लिथियम, बेरिलियम एक्सेट्रा. तो इसके साथ ही ना लुइस ने ना अपने सिंबल्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया. और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द लुइस सिंबल्स. और लुइस सिंबल्स को नाम दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी इनको हम कहते हैं. इन दी स्ट्रक्चर्स हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिथियम है. लिथियम के पास कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 1.
तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये तो इतना पता है आप लोगों को, दैट इज 1। तो हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लिथियम। And in case of beryllium, its electronic configuration is 4. Configuration is 4, तो 2 and 2 बना इसका configuration, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो वी हैव यूज्ड 2 डॉट्स हियर, ठीक है। और इसमें अब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 2 डॉट्स जो एक यहाँ पे लगाया, मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, लेकिन आप लोगों को पता है, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज़ देयर, बिकॉज अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा रखोगे तो उनमें बहुत सारी रिपल्शन होगी। तो आपका अच्छा रहेगा अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्टेंस में इनको रखेंगे, ठीक है। In case of boron, there are 3 valence shell electrons. We are representing 3 dots. In case of carbon, there are 4 valence electrons. That's why we have used 4 dots. ठीक है, तो this is causal Lewis ने इकट्ठे मिलके ही सारा ये बताया था इस तरह से, ये और Lewis ने ये symbols represent किए थे. That's why they are known as Lewis symbols. अब ना इन Lewis symbols के कुछ हमारे पास significances भी हैं. सिग्निफिकेंस बहुत सिंपल है कि लुईस सिंबल्स को देख के ही हम पहचान जाएंगे कि एक एटम के पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे नॉर्मली इक्वल टू देयर वैलेंसी एंड समटाइम्स इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नाइट्रोजन का है, ठीक है, तो इसका अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने को आपको आता है तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या एटॉमिक नंबर इज 7, तो ये बनेगा 2 और 5, ठीक है। तो इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो बनाओगे आप 5 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है आपको। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये मैंने क्या बना दिया, इसका लुईस सिंबल बना दिया। तो लुईस सिंबल को देख के आपने सिर्फ ये देखना है, अगर नंबर ऑफ डॉट्स आर इक्वल टू 4 तो वो उसकी रिप्रेजेंट करेगी वैलेंसी। अगर नंबर ऑफ डॉट्स आर मोर देन 4 तो आपने उन डॉट्स को 8 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो वो बन जाएगी उसकी वैलेंसी। ये सब आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं। तो लुईस सिंबल की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑल्सो, ठीक है। अब जो लुईस ने ये लुईस सिंबल दिया है, अब किस तरह से कॉजेल ने जो साइंटिस्ट था उसने भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ हमें बताया, ठीक है। उसने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मैंने बताया था आपको हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस। जैसे कि आप लोगों को पता है 17 ग्रुप है, उसके बाद 18 आता है, ठीक है। तो 17 ग्रुप मेरे पास जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास फ्लोरीन आ गया, ठीक है। 18 में कौन आ जाएगा, नियोन आएगा। नियोन के बाद 19th ना आके हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है ना, ग्रुप नंबर 1 आता है। तो 18 के बाद 19 एटॉमिक नंबर किसका है, पोटेशियम का आ गया, ठीक है। तो हैलोजेंस हैं और जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय द 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस, दे आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस। और इसने सिंपल ये बताया कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कि हैलोजेंस में मैंने फ्लोरीन ही ले लिया, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 7। वैसे तो आपको मैंने 1s2 ऑर्बिटल्स वाली पढ़ाई है, अभी सिंपल आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो फ्लोरीन की 2 और 7 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए देखो या तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करे तो उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो ऑलवेज जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये वो काम करते हैं जो ईजी होते हैं। ये दे आर लाइक ह्यूमन बीइंग, हम भी वही काम करते हैं जो ईजी होता है, ठीक है। डिफिकल्ट टास्क कोई नहीं करना चाहता। सिमिलर वे में एटम्स भी वो काम करेंगे जो उनके लिए ईजी लगेगा। तो ये 7 को निकालने के बजाय एक ऐड कर लेंगे, 2 और 8 बन जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक ऐड किया ना, तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने नाम दिया है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब उनके अगर मैं एग्जांपल, उसमें एक एटम है सोडियम अल्कली मेटल में ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 1, ठीक है। इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसमें ये 7 एटम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर ले तो बनेगा 2 8 8, तब भी स्टेबल हो जाएगा। अगेन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, तो 7 को ऐड करने के बजाय ये 1 को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। दो कि ईजी है, दैट्स वाई सोडियम हैज़ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे एक्वायर
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस तरह से हैलोजेंस बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड अल्कली मेटल्स बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट अभी हमने बात की कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब हमारे पास ना कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। Normally we can form three types of chemical bond. First type of chemical bond is ionic bond and its second name is electrovalent bond, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से बनता है आयनिक बॉन्ड ना, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जिसमें एक एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है और एक एटम कम्प्लीटली उसको ले लेता है, ठीक है। यानी कि आयनिक बॉन्ड उन दो एटम्स के बीच में बनेगा अगर एक एटम उसमें होगा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक होगा उसमें हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनता है अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बीच में और हैलोजेंस के बीच में, ठीक है। क्योंकि अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही ऐसे मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत दे आर वेरी अर्ज, दे शो वेरी ईगरनेस टू जस्ट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हैलोजेंस आर वेरी क्यूरियस टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने NaCl की फॉर्मेशन को यहाँ पे शो किया है विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल्स को मैंने पहले यूज़ किया। NaCl की फॉर्मेशन है तो मैंने Na+Cl लिया, तो Na के मैंने यहाँ पे डॉट से क्या लिखा है, यहाँ इट इज़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। और क्लोरीन के मैंने यहाँ पे कितने डॉट्स लगाए हैं, 7 डॉट्स लगाए हैं, बिकॉज क्लोरीन कॉन्फिगरेशन क्या होती है 2 8 और 7, सोडियम की होती है 2 8 और 1, दैट्स वाई आई पुट इट 1 डॉट हियर एंड यहाँ पे आई हैव पुट 7 डॉट्स हियर, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम को अगर स्टेबल होना है ना, अच्छा मैंने बताया कि एक एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कब करता है, जब उसको स्टेबल होना है, ठीक है। तो अब सोडियम क्या होना चाहता है, यहाँ पे स्टेबल होना चाहता है। तो इस स्टेबल होने के लिए सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा बहुत ईजिली, लेकिन लेने वाला भी साथ में इसको चाहिए ना। तो क्लोरीन है ना यहाँ पे, इसके साथ इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको ये एरो से हम बता रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन ने ले लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये सारे कंसेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ये भी किया है, कैल्शियम फ्लोराइड का भी स्ट्रक्चर किया है। ठीक, कैल्शियम फ्लोराइड के केस में एज वी नो दैट कैल्शियम फ्लोराइड जो है, अब अगर मान लो कि आपको इसका फॉर्मूला नहीं गिवन, आपको सिंपली दिया है कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। अगर आपको सिंपली कहा गया है राइट डाउन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ना, तो देखो कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम के केस में कॉन्फिगरेशन इज 2 8 और 8 and 2, बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, 2 8 8 और 2, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ठीक है। अगर 2 के 2 ये दे देता है तो ये बन जाता है स्टेबल 2 8 8, ठीक है, आर्गन बन जाएगा ये। तो मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा लिए, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है, व्हेन वी हैव टू पुट द डॉट्स हियर, वी हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो आपने अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो आपने उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड के बीच में रिप्रेजेंट करने, ऐसा नहीं कि एक डॉट मैंने यहाँ लगाया दूसरा डॉट पीछे लगा रही, तब वो ट्रांसफ़र करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स दे शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। फ्लोराइड, अब मेरे पास फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 यानी कि इट इज़ हैविंग 2 and 7 कॉन्फिगरेशन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ। कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन फ्लोरीन को सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 देगा वो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, उसके पास सोडियम बन जाएगा वो, लेकिन वो तो नियॉन बनना चाहता है ना। यानी कि अगर इन दोनों को स्टेबलाइज करना है तो मुझे 2 फ्लोरीन चाहिए, तभी तो क्या हो पाएगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दोनों को 1 1 चाहिए, तो एक कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को जाएगा, और इसके पास कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगाओगे, बिकॉज डॉट्स हम यूज़ करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दोनों उसने ट्रांसफ़र कर दिए। फ्लोरीन के केस में आप कितने डॉट्स लगाओगे, 8, ठीक है। अब कुछ बुक्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन
कैल्शियम के हैं, दूसरे एटम के, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस लगा के भी, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप कि ये एटम इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट एटम के है, ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम के। लेकिन अगर ऐसे भी कहोगे लिखोगे तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, फ्लोरीन का एक बनाया ना, अब बार बार नहीं बनाओगे, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज लगा दोगे और नीचे क्या कर दो, ट्वाइस कर दोगे, तो ये हमारे पास लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर बन गया कैल्शियम फ्लोराइड का। क्लियर। अब वैलेंसी आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। और अगर हम वैलेंसी एक कोवलेंट बॉन्ड की, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वैलेंसी, बस ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ये बात करेंगे व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को क्या कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम ऑफ इट आइदर लूजेज और गेन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे पीछे हमने कैल्शियम फ्लोराइड में देखा, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसकी वैलेंसी 2 थी और उसने वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनाया, तो हम इसकी वैलेंसी ना बोल के वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब एक आयनिक बॉन्ड कब अच्छे से बनेगा, कब डिफ़िकल्टी से बनेगा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इसका है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच आई। तो किस तरह से ये आई ई जो है, डेल्टा एच आई जो है, इसके ज़्यादा ये कम होने से किस तरह से आयनिक बॉन्ड जो है इन्फ्लुएंस होता है। अगर ना किसी भी एटम का, एक एटम जो है अगर वो स्मॉल है और एक मेरे पास बड़ा एटम है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना, आयनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, और इन दोनों में से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। तो डेफिनेटली बड़े साइज़ के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, स्ट्रक आउट करना इजी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। दैट्स मीन इस केस में जो आई ई होगी वो कैसी होगी, लो होगी। Bigger the size, lesser will be the force of attraction between the outermost electron and the nucleus. That's why easily the electron can be struck out from the outermost shell. जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ना न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर चार्ज और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी स्ट्रांग होगी, तो उनकी फोर्स को कट ऑफ करना उतना मुश्किल होगा। तो उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी एम्बेड फोर्सली डालनी पड़ेगी ताकि हम आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से बाहर, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएँ। तो उसके केस में आई ई जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब आयनिक बॉन्ड बनाना ईजी है। डेफिनेटली अगर फटाफट वो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, तो इसका मतलब ये है कि जितना साइज बड़ा होगा किसी एटम का उतनी जल्दी एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, अगर उस एटम से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जो पॉजिटिव आयन होगा उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि जो मेटल है उनका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लोअर द आयनेशन एनर्जी, हाई विल बी द फॉर्मेशन, या फिर ग्रेटर पॉसिबिलिटी देयर शुड बी देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को निकालता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को लेना इजी कब होता है, या इलेक्ट्रॉन इजीली कब कोई एटम ग्रास्प करता है, उसको ले लेता है, जब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करे टुवर्ड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और वो शो करता है जब उसका साइज क्या हो, स्मॉल हो। बिकॉज यहाँ पे हम काम कर रहे हैं नॉट अगेंस्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टुवर्ड ही काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन फील करेगा, उतनी ज़्यादा उस केस में क्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी, ठीक है, और जल्दी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और वो कब होगी, जब जो आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसका साइज अगर छोटा होगा, तो उस केस में हाई विल बी द
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इजीली देयर विद फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ में हमें क्या समझ में आया कि IE कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है अगर, तो उस केस में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हमने ले लिया एग्जांपल NaCl का। इस केस में यहाँ से इसने एटम ने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसका साइज बड़ा है बिकॉज अल्कली मेटल है ये, और Cl हैलोजन है और इनके साइज छोटे होते हैं और ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस केस में देयर इज हाई अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो तभी तो आयनिक बॉन्ड जो है अच्छे से बन पाते हैं बिटवीन द अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन्स, बिकॉज ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ये पहली दो कंडीशंस। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा वो है लैटिस एनर्जी, और इसको हम लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए नया वर्ड है लैटिस एनर्जी, आपने नहीं पढ़ा अभी। लैटिस एनर्जी क्या होता है बच्चे, जैसे सबसे पहले ना जैसे NaCl ही बना तो एक कैटायन पहले एकदम से NaCl की फॉर्मेशन नहीं कर देंगे, पहले Na जो है वो कैटायन में चेंज होगा, फिर Cl एनायन में चेंज होगा। यानी कि मान लेते हैं Na पॉजिटिव, ठीक है, तो पहले एक एटम कैटायन में चेंज होगा, एक एटम एनायन में चेंज होगा। ठीक है, और इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम मिला देंगे। तो ये जो दो आयन्स है ना, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज आयन जो हैं दोनों, ये जब दोनों आपस में नज़दीक आते हैं, डेफिनेटली ये ऑपोजिटली चार्ज आयन्स हैं, दे आर शोइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये बन गया AB कंपाउंड, सॉलिड फॉर्म में बनेगा ये। ठीक है, तो उस केस में डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी कोई आयन, और ये बना कैसा है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेन एवर देयर इज अ फॉर्मेशन एक आयनिक बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ anion and 1 mole of cation for the formation of 1 mole of ionic compound, then the amount of energy released is known as lattice energy। अच्छा, जब एक कंपाउंड बना तो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है, तो यानी डेफिनेटली इसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कोई स्टेबल कंपाउंड जब बनता है तो डेफिनेटली उसकी बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस केस में जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, रिलीज होगी सॉरी, तो उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनने की जो कंडीशन है, जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज करेगी। लैटिस एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, और जब आपने लैटिस एनर्जी रिलीज की ना तो राइट साइड में U से नेगेटिव साइन, यानी कि यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई जब एक मोल का एक आयनिक कंपाउंड बना है विद द हेल्प ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है, द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of crystalline solid is another name for ionic solid. Crystalline solid is formed by the combination of oppositely charged ions, A positive, और आप लोगों को पता है कि whenever we have to struck out the electron या we have to add the electron, firstly we have to change it into gaseous state. That's why A positive gas plus B negative gas giving a solid compound AB। ठीक है, और इस केस में U that is lattice energy वो किस फॉर्म में आएगी, नेगेटिव में। अच्छा, ये मैंने कहा ना कि लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और जितनी ज़्यादा रिलीज होगी यानी कि उतनी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना है, तो यानी कि उतना होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बनेगा। अच्छा, एक लैटिस एनर्जी रिलीज पता ज़्यादा कब होगी, देखो 2 आयन्स हैं, डेफिनेटली जब इसका साइज ना जितना छोटा होगा, साइज ऑफ द कैटायन, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिवली चार्ज आयन को, फटाफट जितना अट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और जितना ज़्यादा छोटा इसका, जितना छोटा साइज होगा और जितना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज होगा, उससे भी जो है लैटिस एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा रिलीज होगी, बिकॉज चार्ज ज़्यादा होगा। डेफिनेटली साइज अपने आप दोनों आपस में प्रॉपरली रिलेट है ना। ठीक है, अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तब भी बात तो वही है, तब साइज क्या होगा, छोटा ही होगा। और छोटा साइज का अगर कैटायन होगा तो उसके केस में उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी उस केस में। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स थे। ठीक है, और ये मैंने बताया कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, साइज ऑफ द आयंस, चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, जितना कैटायन का साइज एनायन का साइन छोटा होगा,
ठीक है, उसके केस में उतना ही जो है इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, बट ज़्यादा होगी, और उस केस में लैटिस एनर्जी क्या करेगी, उतनी ज़्यादा इंक्रीज निकलेगी और उतना स्टेबल कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि मान लो कि एक आपने बॉन्ड बनाया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक आपने Al3 पॉजिटिव के बीच बनाया, तो इस Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज अपने आप छोटा हो गया ना, और चार्ज बढ़ गया तो उससे अट्रैक्ट करने की पावर जो होगी ना Al3 पॉजिटिव को, उतनी ज़्यादा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ना दो फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आपस में। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? एक फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, वो फैक्टर किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि IE ज़्यादा होगी, नहीं IE अगर क्या होगी, लो, तो जल्दी से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, फटाफट से एक एटम दूसरे एटम में हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और जल्दी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनिक लो किसकी होती है? जिसका साइज क्या होता है कैटायन का, जिसको हमें कैटायन में चेंज करना, उसका साइज कैसा होना चाहिए, लार्ज। लेकिन अभी लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए, कैटायन का स्मॉल, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होगा और इन दोनों का साइज छोटा होना चाहिए ताकि फटाफट से आपस में क्या कर लें, अट्रैक्ट कर लें। ठीक है, तो कैटायन छोटा है तब लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर कैटायन छोटा तो उस केस में आई तो ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अगर जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका साइज छोटा है तो डेफिनेटली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक तरफ से हम कह रहे हैं कि IE अगर लो है उसके केस में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी, लेकिन IE अगर लो है तो यानी कि कैटायन बड़ा होगा, और कैटायन बड़ा होगा तो उस केस में लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। वो फैक्टर्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू ईच अदर ना। तो इसने कहा इसके कैसे सॉल्व किया गया इस प्रोसेस को, कहते हैं उसके बाद ना हमने दो वैल्यूज़ को जो था वो ऑब्जर्व किया, और ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड ईजिली बन जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड ईजिली नहीं बनेगा। क्लियर? अब हमारे पास आयनिक बॉन्ड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देखो, आयनिक बॉन्ड में जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करती है ना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका एक नाम और भी है, इट इज कोलम्बिक फोर्सेस। ठीक है, और कोलम्बिक फोर्सेस ये फोर्सेस लाई करती हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने की वजह से डेफिनेटली इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड होगी। ठीक है, अगर ये सॉलिड हैं डेफिनेटली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह का होगा, बहुत हाई होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में इनके जो आयंस हैं दे आर हेल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग टू ईच अदर, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। इस वजह से सॉलिड स्टेट में दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही हम इनको या तो हीट करते हैं, मॉल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, या तो हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जैसे NaCl ही सॉल्ट ही है, सॉलिड स्टेट में इनके जो आयंस हैं दे आर स्ट्रिक्टली बाउंड टू ईच अदर, दे आर नॉट अलाउड टू मूव ना। लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डालते हैं, ये सिंपली हीट करते हैं, मॉल्टन स्टेट में करते हैं, तो इनके आयंस क्या हो जाते हैं, they are freely moving here and there. That's why molten state या aqueous form में they are good conductors of electricity, whereas in the solid state they are bad conductors. ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो आयनिक सॉल्वेंट्स में ये अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, और वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप लोगों ने पढ़ा है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई वाटर में ईजिली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस कैसे होंगे, डेफिनेटली आयनिक रिएक्शंस देंगे ये, और आयनिक